आज का मुद्दा जिस पर हम बहस करेंगे वो समझ लीजिए आप। दरअसल मुफ्त की गारंटी के चक्कर में सैलरी की गारंटी पर भी संकट खड़ा हो गया है क्या? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और वहां के जो पेंशनर्स हैं उन्हें वक्त पर वेतन पेंशन नहीं मिला है। आरोप है इस सैलरी संकट के पीछे वो जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है ना, वो रेवड़ियां बांटना, यानी मुफ्त की बिजली देना, मुफ्त यात्रा, कैश ट्रांसफर जैसी लोक लुभावन योजनाएं, क्या वही इस कंगाली की जिम्मेदार है? इस तरह का संकट सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी भारी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मुफ्त की योजनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐलान तो जैसे ही चुनाव का वक्त आता है शुरू हो जाते हैं होना। अब महाराष्ट्र में देखिए, चुनाव के ऐलान से ठीक पहले महिलाओं को मुफ्त कैश ट्रांसफर की योजना शुरू कर दी गई और चुनाव जीतने के बाद उस योजना में दी जा रही राशि को डबल करने का एक नया वादा भी कर दिया गया। तो क्या वोट के नाम पर राज्यों को कर्ज के जाल में झोंका जा रहा है? आज की बहस इसी देशव्यापी मुद्दे पर, लेकिन पहले हिमाचल में जो संकट खड़ा हो गया है जरा वो समझिए आप। कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है, परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारी को 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी नहीं आई है और उनको बैंक में जा के रिक्वेस्ट करनी पड़ रही कि भैया हमारी किस्त जो है कुछ समय के बाद आप कर दीजिए। 3 तारीख निकल गई, उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। जो गारंटियां दी थी राहुल गांधी जी ने, और वो खटाखट होकर के बंद होता दिख रहा है। और हिमाचल पहला उदाहरण है और बाकी राज्यों को भी सारी चीज से सीख लेनी चाहिए। आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल। आज जो शो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी, हमारे साथ आप देख रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी। बहुत स्वागत आप सभी का। अभय दुबे जी, ये खटाखट वाली जो पॉलिटिक्स है इसी ने हिमाचल प्रदेश में बजट का बेड़ा गर्क कर दिया। रोमाना जी, मुझे लगता था कि एबीपी न्यूज चैनल कम से कम अपनी खबरों को पढ़ेगा और अच्छा रिसर्च करेगा। खैर, एक मूर्धन्य पत्रकार हैं आप। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस शासित राज्य करें तो रेवड़ी, और आप क्या हाजमोला बांट रहे हैं? चटपट का स्वाद झटपट आराम। मेहुल भाई, नीरव भाई 3,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसफर्स, 15 लाख करोड़ रुपए के राइट ऑफ कर दिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कारपोरेट टैक्स में कमी करके 1,82,000 करोड़ रुपए का नुकसान, एनसीएलटी में 10,000 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ में सेटल करके 5,38,000 करोड़ रुपए का डाका। प्रधानमंत्री जी, अब आखिरी 10 सेकंड में सुनिए कि कैसे प्रतिशोध ले रही है मोदी सरकार कांग्रेस शासित राज्यों से। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, देश के लोगों गौर से सुनिए, 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की 1800 करोड़ रुपए मोदी जी ने काट दी और 25-26 में 3,000 करोड़ रुपए काटने जा रहे हैं। ये पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश को सूचित किया। पीडीएनए के 9,045 करोड़ रुपए पोस्ट डिजास्टर्स नीड्स असेसमेंट होता है। इतनी बड़ी त्रासदी आपदा आई थी, ये कमिट किया गया था, लेकिन 9,045 करोड़ रुपए आज तक नहीं दिए। एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने देने से इनकार कर दिया कर्मचारियों की। जीएसटी कंपनसेशन, बहुत गौर से देश के लोगों सुनो, 2022 के बाद मोदी सरकार ने देना बंद कर दिया। 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम हमने लागू की,
तो मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, आपके लोन लेने की क्षमता में 2000 करोड़ रुपए की कमी कर रहे हैं। अरे माधवी बुच पेंशन से, वेतन से ज्यादा पेंशन ले ले तो वाह बढ़िया है। तो ऐसा आपने एक तो निरमा की एजेंसी ले ली, एक हाजमोला की दाग अच्छे हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा में डाल करके सारे भ्रष्टों को दूध जैसी सफेदी लाते हैं और प्रतिशोध की आग में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को चावल बेचने से इनकार कर दिया। हम अन्य भाग्य योजना लेकर आए तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, इनको जो हम चावल का ऑक्शन करते हैं इसमें राज्यों को उस सूची से बाहर कर दिया था। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। हम तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कायम है, कोई संकट नहीं है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए भी 2 दिन में मिलेंगे, सारे वेतन और पेंशन कर्मचारियों को मिल जाएंगे। मोदी तो जी मतलब आप ये कह रहे हैं आर्थिक संकट है, लेकिन ये आर्थिक संकट इस समय केंद्र सरकार की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपने कृत्रिम संकट है, कृत्रिम आर्थिक संकट है जो मोदी जी ने आर्टिफिशियल आप कह रहे हैं आर्थिक संकट है जो केंद्र की सरकार की वजह से निर्मित है ना, आप यही कह रहे हैं। और इसमें आपने गिनाया मुझे कि पोस्ट नीड्स असेसमेंट फंड्स जो होते हैं वो अभी तक केंद्र की तरफ से जारी नहीं किए गए, वो रोक रखे हैं 9042 करोड़ रुपए। इसके अलावा वो पीएफ वाला जो आपने बताया 9200 करोड़ वाला वो रोका हुआ है। तो ये मोटा मोटा, प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अभय दुबे जी ने आंकड़ा दिया है ये 21,000 करोड़ तो ऐसे ही बन गया। इसके अलावा वो ओपीएस क्योंकि हिमाचल सरकार ने लागू कर दिया था तो आपने इनकी लोन लेने की क्षमता वो 2000 करोड़ रुपए घटा दी है। तो मतलब ये आर्थिक तंगी जिससे हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है वो हिमाचल की सुक्खू सरकार की वजह से नहीं, वो केंद्र की मोदी सरकार की वजह से है। प्रदीप जी देखिए, अगर झूठ बोलने का कंपटीशन होगा तो कोई रेस में रहेगा ही नहीं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नंबर 1 पे रहेंगे। देखिए, एक खटाखट मॉडल देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। पहले एक मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। 2013 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, वो 2700 करोड़ रुपए दिया करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 4 गुना 9000 करोड़ दिया। पर मैं एक लार्जर बात करना चाहता हूं जो है कांग्रेस पार्टी के झूठ के मॉडल की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों का उनको उनका वेतन नहीं मिला है। आप सोचिए, इसके पहले चीफ मिनिस्टर ने अपनी सैलरी लेने से मना कर दिया था, उसके पहले आप चीफ मिनिस्टर को सैलरी लेने के बाद में चीफ सेक्रेटरी मना कर दिया था। उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि केंद्र की वजह से हुआ था। उसके बाद जब उनको समझ में आया कि उनका पूरा पीआर मैनेजमेंट फेल हो गया तो एज यूजुअल उनकी स्ट्रैटेजी जो केंद्र को ब्लेम करने वाली। अब मैं मान लेता अगर हिमाचल प्रदेश की बात होती, पर आपको मैं एक और कांग्रेस पार्टी का झूठ दिखाना चाहता हूं। ये कर्नाटका का खटाखट मॉडल, 26 लाख महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना का सितंबर का पैसा नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे भी झूठ बोला। और मैं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी का त्रासदी का मॉडल हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना को कनेक्ट करता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कर्नाटका के अंदर रूरल इन्फ्लेशन था 3.27%, कांग्रेस पार्टी आई 7.4% हुआ। अर्बन इन्फ्लेशन जो पहले था 3.3%, कांग्रेस पार्टी आई दुगना हुआ। ओवरऑल इन्फ्लेशन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 3.27 था, अब बढ़ के 6.1% हो गया। मैं क्यों बात कर रहा हूं रुमाना जी, मैं सिर्फ इसको हिमाचल प्रदेश से नहीं देख रहा, मैं ओवरऑल देख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने देश को खटाखट की राजनीति में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था, अब हम टॉप 5 इकोनॉमी लाए। और ये बात कर रहे थे बैंक एनपीए की, मैं उसका भी डेटा दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासन में जो बैंक्स के एनपीए थे वो 11% थे। हमारे शासन के अंदर बैंक्स के एनपीए नॉट इवन 1% है। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात कर रहे बंटाधार की, कांग्रेस पार्टी के समय में हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं था, अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो बात हिमाचल की नहीं है, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना ये सिर्फ दलितों के फंड को लेते, जनता से झूठ बोलते और चुनावी जुमले देते। ठीक है, तो अभय जी मतलब वो रेवड़ी और हाजमोला, उसका फर्क यहीं पर समझ में आ जाता है कि अगर ये रेवड़ी बांट रहे हैं तो सर बजट भी ये संभाल कर चल रहे हैं। यहाँ पर आपने क्योंकि मोदी सरकार से कंपैरिजन किया सर, तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं ना उनकी सैलरियां रुक रही हैं ना उनकी पेंशनें रुक रही हैं। आपके यहाँ एक राज्य हिमाचल प्रदेश और आपके पास तो ठीकरा फोड़ने के लिए आपने केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बजट संभाल नहीं पा रहे सर। इसी वजह से आपके यहाँ सैलरियां रुक रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। और आप समझते हैं सर नौकरी पेशा के लिए या रिटायर्ड के लिए वो महीने की जो पहली तारीख है उसकी अहमियत क्या होती है? रोमाना जी, झूठ की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी, मोदी सरकार ने। और झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। क्या कहा? कर्नाटक में 26 लाख महिलाओं को, कितनी महिलाओं को दे रहे हैं हम 2000 रुपए जानते हैं? पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। 30 करोड़ महिलाओं को, 16 करोड़ महिलाओं ने बस में फ्री में यात्रा की है। 10 किलो अनाज, 10 किलो अनाज हम चावल बात पूरी करना है प्लीज, सॉरी, कंप्लीट बोलिए भाई, सुनिए ना, बोलिए। 10 किलो चावल अतिरिक्त जो मोदी जी दे रहे हैं। बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि ये
आग बबूला हो गए। अरे हमने ओपीएस लागू कर दी साहब हिमाचल प्रदेश में, 1500 रुपए महीना इस परिस्थिति के बावजूद हम दे रहे हैं। आपके जैसे नहीं है, आपकी सरकारों के जैसे, जो सिर्फ चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी घोषणा लेकिन अभय सर सवाल तो यही है ना, ये जो दे रहे हैं आप, तो हालत तो ये है कि खजाना खाली, कंगाल हो गए हैं सर आप, और आप तो अपने वादे भी पूरे नहीं कर पा रहे। बिजली, आपने मुफ्त बिजली के लिए क्या कहा था? आप लोग तो कह रहे थे डबल कर देंगे, और अब जो पिछली सरकार ने 125 यूनिट फ्री की बात कही हुई थी, आप उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहां वाटर बिल जो अभी तक फ्री थे, आप कमर्शियल जो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका वाटर बिल जो है उसको असेस कर रहे हैं सर। तो मतलब चुनाव के समय कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। अभय जी बिल्कुल बिल्कुल गलत। देखिए, एक तो ये भ्रांति देश को दूर करनी चाहिए जो मोदी जी ने फैला दी है। मोदी जी ने कह दिया रेवड़ी कल्चर। ये जो पैसा है जो लोगों के हाथ में जा रहा है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हमने कर्नाटका में की हो, या 1500 रुपए बहनों को दे रहे हैं, या 450 रुपए का गैस का सिलेंडर, इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। जो आज हालात मोदी सरकार ने पैदा कर दिए कि 5% लोगों के पास 60% देश के संसाधन जा रहे हैं। इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। पूछिए ना अडानी जी कितने लोगों को रोजगार देते हैं। भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हम यहाँ पर बैठकर करेंगे, फिर तो वो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 तारीख को सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे थे, वो भी सारी सैलरी और पेंशन जेब में ही थोड़ी रख लेते, वो भी उसे खर्च करते, उससे भी इकोनॉमी का चक्का घूमता। उनको भी तो पैसा चाहिए ना जेब में। बिल्कुल घूमेगा। हाँ। अरे बिल्कुल घूमेगा। ये इसीलिए आहत है कि बुरी तरह जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इतनी बुरी पराजय हुई, तो ये पराभव इनका जो प्रारंभ हुआ है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अच्छा। बैसाखियों की सरकार कुछ महीने में चली जाएगी और पूरे देश में फिर खटाखट राहुल गांधी जी की योजनाएं लागू की। तो अभय जी का प्रदीप भंडारी जी वही तर्क है कि साहब आप लोग बदला ले रहे हैं हिमाचल की जनता से। आइए, मैं रुमाना जी कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। मैं ओपन चैलेंज आपसे, अगर बाद में यूट्यूब पे भी जब आपका जो शो अपलोड होगा देख लीजिएगा, इन्होंने कहा ये 30 करोड़ महिलाओं को कर्नाटका के अंदर स्कीम दे रहे हैं। भाई 30 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं है कर्नाटका के अंदर, महिलाओं की 30 करोड़ की स्कीम की बात कर रहे हैं। यही इनके जुमले पकड़े जाते हैं, कुछ भी लप्पेबाजी कर देंगे, कोई भी बात बोल देंगे। भाई 30 करोड़ महिलाएं नहीं, अभय जी इतना तो झूठ मत बोलिए कम से कम, कि टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा आप अपनी स्कीम को बता दें क्या कर रहे हैं। और यही होता है रुमाना जी एटीएम का, वाल्मीकि और दलितों का पैसा लेके उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदो कर्नाटका में, जैसे किया, टी ट्रांसफर जो अपने मंत्रियों को करो, और एम जिससे मूडा स्कैम, जिसके जो सीएम है उनके रिश्तेदारों को जमीन दो। तो इनका झूठ यहीं पकड़ा गया है। और ये पूरे वक्तव्य में आप बताइए रुमाना जी कितने वीक है इनका आर्ग्यूमेंट। ये 1 मिनट भी अपने पूरे आर्ग्यूमेंट का 50% समय हिमाचल प्रदेश पे बात नहीं कर पा रहे। ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आ जाएंगे और हिमाचल प्रदेश को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सुक्कू जी ने वादा किया था 10 साल में हिमाचल प्रदेश को सबसे रिच स्टेट बताएंगे, पर आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है, ना चीफ मिनिस्टर को पैसे देने की स्थिति, ना चीफ सेक्रेटरी को, ना सरकारी कर्मचारियों को। मुझे लगता है आज 30 करोड़ महिलाएं कहां हैं कर्नाटक में, पूछिए इनसे। आज सबसे ज्यादा जो यहाँ पर खुशी महसूस कर रहे होंगे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी होंगे। राजेश गुप्ता जी, खुश तो बहुत होंगे आप आज। मतलब वो जो आपने मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स शुरू किया, वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, वो बाकी सरकारें उसको कॉपी करते करते, सर ये क्या आपने शुरुआत कर दी। ये देश के राज्य जो है उनका खजाना खाली हो रहा है। देख लीजिए आप हिमाचल का क्या हाल हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, उसने शुरू किया ये मॉडल। रमोला जी, हमने देखिए आपका धन्यवाद पहले कि आपने कहा हम खुश तो बहुत होंगे। हम तो खुश हैं, लेकिन दिल्ली की जनता भी बहुत खुश है। अरे भाई, हमारा बजट 30,000 करोड़ का था जब हमने इन स्कीम्स की बात करी। आज हमारा बजट 70,000 करोड़ का है, तो हम पे पैसे हैं, हम दे रहे हैं। हमने अभी कहा कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये हर महिला को देंगे। हमने उसके लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपए अलग से उठा के रख दिए। तो हम पे है तो हम दे रहे हैं। अब जिस पे नहीं है, और देखिए ये जो बात हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली को 350 करोड़ रुपए मिलते थे, इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। दिल्ली के जो लोग हैं, आप देखिए 2,32,00,000 करोड़ रुपए इनको टैक्स के रूप में देते हैं, 25,000 जीएसटी के रूप में देते हैं, 25,000 करोड़ रुपए। ये वापसी एक नया पैसा नहीं दे रहे। लेकिन ठीक है, हम दिल्ली के पास में अपने सक्षम है, दिल्ली के साथ ही दिल्ली के व्यापारी हमारे को टैक्स देते हैं, हम उसको दिल्ली की जनता को वापस दे रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? सोशल वेलफेयर के लिए ना सरकार। अच्छा, ये 5 किलो राशन 80,000 करोड़ लोगों को दे दे, पता नहीं कितने हजार करोड़। जब भी प्रदीप भंडारी हमारे भाई कह रहे थे कि जितनी जनसंख्या नहीं है उतने बोल देते हैं बार बार। अब क्या इतने गरीब देश में है कि आधी से ज्यादा जनसंख्या 60% गरीबों को राशन की जरूरत है? इतने गरीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। 80 करोड़। हाँ ठीक है, आप जो नंबर को लेकर चैलेंज कर रहे हैं, देश की आप जो जनसंख्या नंबर को लेकर 140 है, उस पर भी प्रदीप भंडारी से जवाब लेते हैं।
और हिमाचल प्रदेश में एक बात जो वहां की सरकार की तरफ से ही कही जा रही है। मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा, जल्दी से रमोला जी मेरी बात पूरी हो जाए अगर। हाँ, मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो पैसे ये उठा के कॉर्पोरेट को देते, पहले साल में इन्हें 1,65,00,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिए। अब उसके बाद में 10 साल की अब लगा लिए 10,000 करोड़ रुपए धन्ना सेठों को दे दो, कोई बात नहीं। गरीब आदमी को अगर फ्री बस में किसी की बहन बेटी बैठ जाए, इनके पेट में दिक्कत होती है। किसी को बिजली मिल जाए, बिजली बेसिक नीड है, हम बिजली पूरी दे रहे हैं। कमाल की बात देखिए, दिल्ली में पूरी बिजली आती है, 24 घंटे आती है, और अगर बिजली का बिल कम आता है तो ये इसके लिए एक अफसर, एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है, पढ़े लिखे कैबिनेट और पढ़े लिखे विधायकों की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग फ्री की अलाउंस कर रहे हैं, अभी ठीक है, ये हमारी सरकारों को हमें को तंग करते हैं, चाहे हमारी कोई भी स्टेट की सरकार हो, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी को इस बात को समझना चाहिए कि फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल संघीय ढांचे का वो सम्मान करे, हमारा जितना शेयर है हमको दे, सबको तनख्वाह मिले। एक अब निगम की आखिरी बात कह रहा हूं, निगम में तनख्वाह नहीं देते थे जब तक भाजपा की सरकार थी। ये जो आप यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का गुमान दिखा रहे हैं मुफ्त बिजली देने के बाद, मुझे लगता है प्रदीप भंडारी आपको बताएंगे कि पिछली हिमाचल सरकार जो जयराम ठाकुर की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वो भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे थे, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी तो घेरती है जयराम ठाकुर सरकार को। वो कहते हैं कि साहब ये तो जयराम ठाकुर, पिछली बीजेपी सरकार हिमाचल की जो गड्ढा खोदकर चली गई हिमाचल प्रदेश के लिए। प्रदीप भंडारी देखिए, मैं ये कहना बोलिए, उनको 10 सेकंड एक आखिरी बात कह रहा हूँ, एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि दिल्ली के नगर निगम के अंदर, मैं कह सकता हूँ रमोला जी? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद आ रही हूँ अभय जी, प्रदीप भंडारी का जवाब लेकर आपके पास आ जाऊँ। राजेश जी, ये तनख्वाह नहीं दे पाते थे, ये एमसीडी में तनख्वाह नहीं दे पाते थे, 15 साल लोग परेशान होते थे, निगम के कर्मचारी हड़ताल पे जाते थे। हम 1 तारीख को तनख्वाह लोगों के खाते में पहुंचा देते हैं। ये है हमारा पढ़ा लिखा मॉडल, जिसको ये कॉपी नहीं कर पा रहे चाह के। क्या बात, ये तो वाकई में नया लेकर आए और बिल्कुल सही लेकर आए, क्योंकि जब एमसीडी में बीजेपी थी तो हर बार हम ये सुनते थे कि साहब तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। ये तो सही बात निकाल कर लाए, एक अलग पॉइंट जो मेरी रिसर्च में नहीं था। आइए प्रदीप जी, राजेश जी क्या बात बोली आपने, बिल्कुल आपके पढ़े लिखे मॉडल में आप शीश महल बना ले, शराब का घोटाला कर ले, आपके 15 मंत्री जेल चले जाए, ऐसे पढ़े लिखे मॉडल से भाई बख्श दीजिए राजेश जी। अब मैं, आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, मैं आपको दिल्ली हाईकोर्ट का सुनाना चाहता हूं। क्या कहा सुनिएगा रुमाना जी, क्योंकि ये किसी की बात नहीं सुनता, ये कोर्ट में भी बोलेंगे कि भाई जज करप्ट है। सुनिए जज ने क्या बोला, दिल्ली सरकार को बोला, गवर्नमेंट फ्रीबीज हैव लेफ्ट दिल्ली सिविक अथॉरिटीज बैंकरप्ट, सिटी विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। हिंदी में, दिल्ली सरकार की फ्रीबी पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली की व्यवस्थाएं चौपट हैं, दिल्ली सरकार बैंकरप्ट हो चुकी है, आपको यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है। नहीं सुनेंगे, दूसरा जजमेंट सुनाता हूं, क्या बोला गया, आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करेंगे, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, और ये आम आदमी पार्टी को बोला। ये देखिए जाके चीज पड़ी राजेश जी, पॉइंट नंबर 2। और मैं पॉइंट नंबर 3 ने एमसीडी की बात करी। हाँ, आपके एमसीडी के मॉडल में हमने देखा था किस तरीके से बेगुना यूपीएससी छात्रों को आपके एमसीडी की वजह से जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको कहना चाहता रोमाना जी, क्या इन लोगों ने जब मैनिफेस्टो लागू किया तो क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में इफ बट कंटिंजेंट कंडीशन लिखी थी कि भाई इतना केंद्र से पैसा आएगा, इतना केंद्र से पैसा नहीं आएगा? कोई नहीं लिखी। तब तो वादे कर दिए थे कि हम खटाखट सब कुछ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता था चुनावी जुमले से कुछ नहीं हो पाएगा। और एक और इनका चुनावी जुमला बनाऊंगा जनता को, इनसे ये डेंजरस लोग हैं। ये कर्नाटक और हिमाचल की स्थिति, हिमाचल प्रदेश के अंदर इनने जो भी होटल इंडस्ट्रीज को छूट मिलती थी वो छूट तक वापस ले ली है, और कर्नाटका के अंदर पानी के दाम बढ़ा दिए, दूध के दाम बढ़ा दिए। मैं कह रहा हूं अबे जी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, पर देश की जनता से तो मत लड़ो, कर्नाटक की, हिमाचल की जनता से तो मत लड़ो। ठीक है, मिसमैनेजमेंट ऐसा कि पिछली सरकार जो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी और वो जो पानी मुफ्त दिया जा रहा था, अब आप जो है वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का भी पानी के बिल का एस्टिमेट लगवा रहे हैं सर। रोमाना जी, पहली बात तो कर्नाटका का बिल्कुल ठीक कहा। 3 करोड़ महिलाएं, 3 करोड़ 12 लाख का हमारा असेसमेंट था, 30 करोड़ वो स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी डाका डाले इलेक्टरल बॉन्ड से और 33 लॉस मेकिंग कंपनियों से पैसा ले, छापा डाले, धंधा करे, वो तो जायज है। लेकिन एक गरीब आदमियों का कांग्रेस शासित और गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कहते हैं कि साहब हम बिजली आपको 200 यूनिट मुफ्त में देंगे, या महिलाओं को हम बस की यात्रा फ्री देंगे, या 1500 रुपए महीना देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? प्रधानमंत्री जी, कितना कर्ज हो गया देश में? आप जब सरकार सत्ता में आए थे तब कितना था? 55 लाख करोड़ रुपए। आज कितना कर्ज है? हमने तो कभी सवाल इस बात पर खड़ा नहीं किया। जो 86 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना थी, वो तो कांग्रेस पार्टी ने अपना कानून पास किया था। तब आप क्या कह रहे थे?
कहां से पैसे लाओगे, देश बर्बाद कर दोगे। अरे 15 करोड़ किसानों को हमने जमीन का अधिकार दिया, 86 करोड़ हमने लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया। हर वक्त पूछते थे पैसे कहां से लाओगे, देश बर्बाद कर दोगे। अरे बर्बाद आपने कर दिया, बर्बाद आपने आपके धन्ना सेठ दोस्तों की वजह से देश को कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, एक बार सारी मुखरता से मीडिया ये सवाल पूछे कि क्यों एक के बाद एक सत्ता की सरपरस्ती में लोग जो बैंक के स्कैमस्टर्स थे, क्या तीर्थ योजना पे गए प्रधानमंत्री जी? वो चारों धाम क्या एंटीगुआ में हो गए प्रधानमंत्री जी? क्या यूके में हो गए? कहां है बताइए ना, विजय माल्या। अरे पहली बार हुआ देश में कि सीबीआई ने अपना जो लुकआउट नोटिस था उसको रिवोक करके हम सरकारी खजानों पर बात कर रहे हैं। जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है सर, सरकार चलाने में सैलरियां नहीं आ रही सर, पेंशन नहीं आ रही, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सर। और अभी आपने कहा कि कैसे देश को कर्ज के बोझ में आपने कहा दबा दिया, तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, अब आप इस फैक्ट को नहीं रखना चाह रहे होंगे यहाँ पर, कि अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो वो राज्य जिसके नागरिकों पर सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ है, आप जानते हैं सर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य किस नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर सर। 1,17,000 पर हेड हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के सिर पर कर्ज का बोझ है कांग्रेस सरकार में। ठीक है, मैं आऊंगी सर अब आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमान भी अपना अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का। मैं आती हूँ आप लोगों के पास। अब मुझे लगता है जरा कृष्णा हेगड़े जी के पास हमें चलना चाहिए। और कृष्णा जी, मैं आपके पास इसलिए पहले आ रही हूँ क्योंकि आपकी सरकार ने भी सर महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से वो लाडली बहनों के लिए फ्री वाली योजना शुरू की है, और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मुझे चुन लो, अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसको डबल कर दूंगा, 1500 से सीधे 3,000 रुपए महीना। हालत जानते हैं ना सर, लायबिलिटी कितनी है महाराष्ट्र पर? 7.25 लाख करोड़। तो आप लोग भी यही फ्री की रेवड़ी बांटो, वोट हासिल करो और सरकारी खजाने का बंटाधार करो, इसी पर चल रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, रोमाना जी, पहले तो मैं कहूं कि अभय जी ने कहा कि हमने इतने करोड़ों 30 करोड़ लोगों को बांटे, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो भाई 3 का 30 इन्होंने कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र में जब हमने लड़की बहन जो योजना स्टार्ट की 1500 रुपये के लिए सिर्फ, ये लोग हाईकोर्ट में गए और हमारा स्कीम ये रुकाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की और हाईकोर्ट ने इनको फटकारा। तो इनका दोहरा मापदंड जो है यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये डिफॉल्टर वहाँ चले गए, दूसरे लंदन चले गए, दूसरे अमेरिका चले गए। भाई सभी को मालूम है कि इनके फ़ोन बैंकिंग में इनके मंत्री या बैंक को फ़ोन करके बोलते थे कि ये हमारे खास आदमी हैं, इनको पैसे दे दो, और बाद में एक खास आदमी देश छोड़ के निकल गए। तीसरी बात यह है कि महाराष्ट्र जो है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेज़ी से दौड़ रहा है, और कुछ सालों में महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक स्टेट होगा। हम हर सेक्टर में नंबर 1 है, इकोनॉमिक बोलो, एग्रीकल्चर बोलो, इंडस्ट्री बोलो, सभी में। और हमारा जो जीडीपी है वो 43 ट्रिलियन रुपीज़ है, और उसका जो हमारा जीडीपी डॉलर्स में अगर गिने तो $510 बिलियन है। तो महाराष्ट्र को अगर हमने 46,000 करोड़ का लाड़की बहन का स्कीम देकर हमारे बहनों को हर महीना हमने 1500 रुपया दिया, तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि ये जो हम दे रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनके जैसे नहीं कि अपनी गवर्नमेंट को कंगाल करके इन लोग ये स्कीम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम चुन के आए हैं तो हमारा काम यह है कि लोगों के वेलफेयर में के लिए काम करे, हित के लिए काम करे, जनहित में काम करने के लिए। और महाराष्ट्र जो है ये अफोर्ड कर सकती है, इसके लिए हम ये स्कीम लेके आए। महेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी जरा महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखकर समझते हैं। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि साहब हम इतना कर सकते हैं, इतनी कल्याणकारी योजना चलाने की हमारी हैसियत है ना, हम पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर महेश चौहान जी, महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही थी इस योजना से? क्यों आप लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ गया था इसके खिलाफ? रोमाना जी, सबसे पहले तो एक गलत है कि हम लोग ने, विपक्ष ने महाराष्ट्र में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इनको किसने कहा ऐसे? कोई और गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष गया था। ये गलत है, ये ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए आपके जैसे चैनल पे इनके प्रवक्ता ने।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही है कि अगर गरीब को जरूरत है, जनता को जरूरत है, अगर वो इतनी महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान है और उनकी सरकार की मदद की जरूरत है तो उन्हें देनी चाहिए और वो लेते भी है। मैं अभी आपको ये गिनवाता हूँ। देखिए, देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त का राशन दिया जाता है महीने का। 80 करोड़ लोग ले रहे क्योंकि उनको जरूरत है। जितने भी किसान हैं उनको 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के पास से, और वो किसान वो ले रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है। मुफ्त के बाकी बिजली दी जाती है वो ले लेते हैं, मुफ्त का अनाज दिया जाता है वो ले लेते हैं। अभी महाराष्ट्र में देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने उनको रजिस्टर किया लाडली बहन योजना के तहत। क्यों? क्योंकि उनको महीने के 1,500 रुपए की जरूरत है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुफ्त के शौचालय देती है या उसे सब्सिडी देती है, मुफ्त के घर देती है या उसे सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर्स देते हैं। ठीक है, ये सब क्यों देना पड़ रहा है? क्यों नहीं स्वाभिमान से महाराष्ट्र की या भारत की जनता कमा सकती है? वो क्यों सक्षम नहीं है अपना खुद का अनाज खुद खरीदने के लिए? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी गवर्नमेंट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बाकी जगह पे कांग्रेस कर रहे हैं, एमवीए की गवर्नमेंट कर रही है, इंडिया आघाड़ी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं आरोप कर रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी कर रही है। लेकिन आपको पता होगा रुमाना जी, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आना चाह रही थी तो बीजेपी ने रेवड़िया दी थी, इसे मैं रेवड़िया ही कहूंगा। उन्होंने कहा था 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था कि 2 लाख रोजगार सालाना हम लोग देंगे। उन्होंने कहा था कि इतना काला पैसा स्विस बैंक में कि वो वापस लाएंगे तो हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा। ये सब बोल के बाद वो आए। उन्होंने ये भी बोला था कि किसानों की आय वो दोगुना करेंगे। ये सब उन्होंने किया नहीं किया? वो आए, उनके आने के बाद महंगाई इतनी बड़ी। देखिए, आंकड़े तो कोई भी फेंक सकता है, मैं आंकड़ों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आंकड़े छोड़िए कि 7.1 था कि 6.1 था कि 8.1 था, ये बिल्कुल नहीं है। आप बोलिए, देखिए 2014 के पहले पेट्रोल के भाव क्या थे? 70 रुपए थे कि नहीं थे? वो आज कितने 100 रुपए के ऊपर गए। ये महंगाई है कि नहीं है? भाव बढ़ गई कि नहीं? महंगाई है कि नहीं है? वो बात बाजू में रखे, भाव बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? उसके बाद गैस सिलेंडर के क्या भाव थे? 400 रुपया, 450 रुपया, आज 1100 रुपया है। और उसके बाद वो सब्सिडी दी जाती है 200 रुपया, 100 रुपये। मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक मेरे सीनियर थे, वो कहते थे कि साहब जो पॉलिटिशियन होता है उससे बढ़िया पॉलिटिकल साइंस जो होता है, ये समाज की समझ रखने वाला कोई हो नहीं सकता। और बेसिकली समाज के अंदर जिस तरीके की फॉल्ट लाइंस होती हैं या जो ज़रूरतें होती हैं या जो ख्वाहिशें होती हैं, उसको सबसे अच्छे से एक नेता समझता है। और यहाँ पर महेश चौहान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, कि ये ज़रूरत, ये लोग क्योंकि ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए, इस वजह से बीजेपी 80 करोड़ राशन का ऐलान करती है लोगों को देने के लिए, है ना। आप लोग ये स्कीम लेकर आते हैं और इस हालत में लोगों को पहुंचा किसने दिया, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि चर्चा करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई कि अलग अलग राज्यों की आप बात कर लीजिए, हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक महिलाएं जो हैं वो 1500 रुपए भी अगर उनको मिल रहे हैं तो वो उन्हें बहुत बड़ी बात लग रही है। अगर देश में किसानों को 2-2 हजार रुपए महीना भी अगर मिल रहा है तो वो उनको बहुत बड़ी बात लग रही है। ऐसी हालत क्यों आ गई? रुमाना जी, ऐसा इसलिए क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गरीब की बात करती थी, परंतु गरीब को गरीब ही रखती थी। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं, 40 साल तक आप चेक कर लीजिए, भारत को ये फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में छोड़ के गए थे। 11% हमारी महंगाई दर था। तो ये आंकड़े कोई जुमला नहीं होता, आंकड़े और महंगाई दर तभी निकाला जाता है जब चीज़ों के दाम जो होते हैं वो बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब आपने बात करी 80 करोड़, इसका प्रीटेक्स्ट क्या था रुमाना जी? कोविड काल था, वैश्विक सबसे बड़ी 100 साल की महामारी आई थी। अगर महेश जी और ये बाकी सब कह रहे हैं कि भाई हमको देश की जनता को छोड़ देना चाहिए तो अपने सारे, हम ऐसा नहीं मानते। हम गरीब से खटाखट वाली पॉलिटिक्स नहीं करते, हम गरीब से वादा करते हैं और अभी भी 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं फर्क बताता हूं इनमें और हमने। ये देखिए, जब इनने वादा किया था, ये कर्नाटका के अंदर इनने आंगनवाड़ी वर्कर्स को वहां पे अंडे देने की बात करी थी और अंडे छीन लिए थे, और ये वीडियो आपने भी सबने पूरी तरीके से चलाया था, उसके बाद इनको कार्रवाई करनी पड़ी थी। ये बात करते 3 करोड़ महिलाओं की, 3 करोड़ क्या, ये आपको मैं डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं, ये वहां का न्यूज रिपोर्टेड है। 25 लाख महिलाओं को इनने गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत पैसे तक नहीं दिए और ये बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं, इनने बात करी पानी की, आजादी के बाद से लेकर अभी तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक पीने के पानी का टैप वाटर पहुंचा था। हमने 5 सालों के अंदर 13 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचा है। तो आप किसी भी डेटा पॉइंट पे कर लीजिए। मैं इनसे बात करना चाहता हूं, बैंक की बात करते हैं, ये इनने बैंक का क्या हाल कर दिए थे कि आप उठा के देख लीजिए। बैंक जो हमारी SBI को क्या कहते थे राहुल गांधी जी की, बंटाधार है, बंटाधार है। ये आप उठा के देखिए डेटा पॉइंट,
25,000 करोड़ के प्रॉफिट पे SBI बैंक, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इससे गरीबों को फायदा देता है पैसा मिलने के लिए। तो ये जितना भी झूठ बोल रहे हैं, और एक और बात दूंगा रुमाना जी, गरीब के बीच में हम भी रहते हैं, तभी देश के गरीब का वोट भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में भी मिला था, 19 में भी मिला था, 24 में भी मिला था। ठीक है राजेश जी, जल्दी से आइए, उसके बाद अभय सर आपके पास आ रही हूँ। राजेश जी जल्दी से। देखिए पहले तो हाँ, मैं बहुत जल्दी से जल्दी करता हूँ। पहले तो मैं प्रदीप भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं टॉन्टिंग वे में नहीं कह रहा। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम जिसकी जो एज ए स्पोक्स पर्सन वो आज बैठे हुए, उनके साथ में मैंने डिबेट्स भी करी है, तो अच्छा है। जो आदमी की जहाँ पे मन करे उसको आना चाहिए, वो बच्चे अच्छी तरीके से अपने पॉइंट्स भी रख रहे हैं। खैर मैं उनके पॉइंट के जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि जुडिशरी का हम मजाक उड़ाते हैं। जुडिशरी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बेंच ने कहा बल्कि 5 जजों की, कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार होने चाहिए कि दिल्ली की सरकार को कैसे चलाए। इन्होंने संसद में जाके इस कानून को बदल दिया। जुडिशरी का मजाक किसने उड़ाया? इन्होंने ये कहते हैं कि सरकार हमारी, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बताई, सर वो वर्डिक्ट नहीं था, हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, जिन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार बैंकरप्ट हो चुकी है। दिल्ली की सरकार भारत की एकमात्र सरकार है जो प्रॉफिट में, मैं नहीं कह रही, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है, और नीति आयोग खुद भारत सरकार का है सर। ठीक। और आपने कहा कि हम पैसे आपसे क्यों मांगते हैं? सर ये फेडरल सिस्टम है इंडिया का, इंडिया का फेडरल सिस्टम है। और एक मिनट, मैं एक दो बातें और कह दूं, उसके बाद मैं एक लास्ट बात कहता हूं। देखिए जैसे बुजुर्गों की 2,500 पेंशन होती है दिल्ली के अंदर, हम देते हैं 2000 से हमने 2,500 करी, उसका 1% 300 रुपए केंद्र सरकार को देने हैं, वो दे नहीं रही, और हमको पेंशन एलजी साहब देने नहीं दे रहे। अब बताइए, कहते 3 बच्चे मर गए। अरे जब पावर आपने छीन ली, कमिश्नर आप लगाओगे, अधिकारी आप लगाओगे, साफ नहीं करने दे रहे, हम कह रहे उन पे एक्शन लो, हमने खूब वीडियो दायर करे, कैसे काम करें। तो प्रदीप भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, सारा कल्याण का काम प्रदीप जी करेंगे, बीजेपी करेगी, कुछ आम आदमी पार्टी को भी करने दीजिए। क्यों इतने रोड़े अटका रहे हैं बताइए, पेंशन को लेकर जो आंकड़े दे रहे हैं? सारा कल्याण, ये तो सारा श्रेय खुद लेंगे। रुकिए तो जवाब देने दीजिए उन्हें, उसके बाद अभय सर आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से 30 सेकंड में। बिल्कुल रोमाना जी, इसको हम तो दे रहे हैं ना, डिबेट मत बनाइए। नहीं सर, मैं बीजेपी सेंट्रिक बिल्कुल नहीं बना रही हूँ डिबेट, क्योंकि मेरी डिबेट का टॉपिक तो अभय सर फिर आप ही आ जाइए ना। मेरी डिबेट का टॉपिक तो आज सर यही है कि मुफ्त की गारंटी के लिए ये सैलरी की गारंटी से समझौता क्यों सर? आप ही के लिए आज की डिबेट आई है, आप ही आ जाइए। देश के लोगों को गौर से सुनना चाहिए। बहुत अच्छा आप पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने बात की, ये परिस्थितियां क्यों बनी। मोदी सरकार के एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी, अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात जो असंगठित क्षेत्र की काम करने वाले हमारे भाई थे, मोदी जी के 3 निर्णयों से 1,60,00,000 लोगों की नौकरी गई, 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ। 3 निर्णय क्या थे? गलत नोटबंदी का अवैधानिक निर्णय, गलत तरीके से जीएसटी लगाना, और कोविड के समय में लोगों की यथोचित मदद नहीं करना। एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने खेती की इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी। 2,85,000 करोड़ रुपए मोदी जी किसानों की जेब से हर साल खींचने लगे हैं। 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है, एक पूरा असेसमेंट हमने करके रखा है। ये इन्होंने कहा कि देखिए साहब, रशिया से हमने ऑयल, जब ऐसी कठिन परिस्थितियां थी तो हमने किसको फायदा हुआ बताइए? किसने मंगाया? वो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस कंपनी ने मंगाया, यहाँ पर रिफाइनरी में रिफाइन किया और यूरोपीय यूनियन को बेच दिया। अभय सर मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए के पास। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिरी बात करने दीजिए, आखिरी बात, आपसे ही सवाल पूछ पूरा कर रहा हूँ 10 सेकंड में, 1 सेकंड। अच्छा करिए, फिर आपसे ही सवाल। मुझे बताइए, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 2014 में कहा था, 15 में कहा था कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा करो, इंडिजीनियस ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी 25% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। बताओ तेल क्यों आज हिमाचल प्रदेश जहां पर सैलरी कांग्रेस सरकार नहीं दे पा रही है, उससे इसका क्या लेना देना? आप यहाँ पर बैठकर मुझे नोटबंदी गिना रहे हैं, नोटबंदी 2016 में हुई। आप मुझे जीएसटी गिना रहे हैं, जीएसटी 2017 में हुई। आप मुझे कोविड गिना रहे हैं, वो 2021 में हुआ। तब हिमाचल प्रदेश में सरकार बीजेपी की, और उस दौरान भी वो सैलरियां जो है, जो पेंशन है, वो 31, 30 या 1 तारीख तक आ जाती थी। हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख तक सैलरी नहीं आई। आज 3 सितंबर हो गई है, और आप नोटबंदी, जीएसटी, कोविड, हिमाचल में क्या हुआ सर, इसका बारे में तो बता देते आप। मोदी जी आप जवाब ही नहीं दे पा रहे सर। मोदी जी मिसमैनेजमेंट, उस पर आप जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बड़े बड़े वादे जो चुनाव के समय में कर दिए जाते हैं सर, ये जनता के हित में होते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से वोट मिल जाए इन वादों के बहाने, उसके बाद बजट का बंटाधार हो तो हो?
रोमाना जी, भारतीय संविधान में फ्री बीज की न तो कोई परिभाषा है और भारतीय राजनीति में न इसका कोई पैटर्न है। इसलिए सुविधा के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। डी सुब्बा राव जी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से राज्य कर्ज ले रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ी पे कर्ज बढ़ रहा है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये उनके लेख में है। आरबीआई की रिपोर्ट 2022 में आई, उसने अपना पूरा डाटा रखा और उस डाटा में उसने बताया कि किस तरीके से राज्य इस फ्री बीज के चक्कर में कर्जदार होते जा रहे हैं और ये कर्ज आने वाले समय में और घातक होगा। अब हम आते हैं राजनीति में। राजनीति में जिस समय पर हमें ज़रूरत होती है वोट की, उस समय पर हम लोक लुभावन वादा करते हैं। कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटी दी, आज उस गारंटी के चलते उसके ऊपर 62,000 करोड़ का खर्च आ गया है और 62,000 खर्च करने के कारण वो सीधे सरकार ने कहा है कि 5 गारंटी पूरा करने के लिए जो खर्च हो रहा है उसके चलते अन्य डेवलपमेंट के कार्यों पे बाधा पैदा हो रही है। हम मध्य प्रदेश में आते हैं। शुरुआत उन्होंने लाडली बहना योजना से किया। 1250 रुपये, 18,000 करोड़ रुपए साल का है, 3,000 करोड़ रुपए उनको करना है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 5 साल के लिए 61,000 करोड़ का प्रावधान किया। अलग रखा। हाँ, 5 लाख करोड़ का कर्जदार मध्य प्रदेश सरकार है। उसी की देखा देखी, क्योंकि 163 सीट विधानसभा में 29 सीट लोकसभा में मिला है, तो अब लाडली बहना सारे राज्यों को प्यारी लगने लगी। तो झारखंड सरकार भी कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी कर रही है, महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है। अब सबको बहनें लाडली लगने लगी हैं, क्योंकि वोट उनका इतना लाडला हो गया है कि सब सरकारें लाडली बहना को आकर्षित करने पे जुट गई। मैं तो, मुझे लगता है एक बार फिर से जरा जल्दी से आ रही हूँ प्रदीप जी आपके पास। मैं अभय सर के पास जाऊंगी। अभय सर, फिर तो ये वाली जो पॉलिटिक्स है ना, ये वादों वाली, कर्नाटक और हिमाचल, फिर तो कांग्रेस के इन वादों से, इन गारंटियों से अब डर लग रहा है सर, क्योंकि आप वादा करके, गारंटी करके सत्ता में आ जाएंगे और फिर ऐसा बंटाधार कि ना सैलरी मिल रही ना पेंशन मिल रही है सर। रोमाना जी, मैं तो साधुवाद देता हूं राहुल गांधी जी को कि कम से कम ये सूट बूट की सरकार को रेवड़ियों पर ला तो दिया राहुल गांधी जी ने। मैं पूरी इच्छा शक्ति के साथ ये बात कहता हूं कि हम आएंगे तो समर्थन मूल्य का ही कानूनी गारंटी किसानों को देंगे। हम जब सरकार में आएंगे सैलरी की गारंटी भी खटाई में डाल दी है। राहुल गांधी ने गारंटी देते वो सैलरी और पेंशन की गारंटी भी खटाई में डाल दी है। प्रदीप भंडारी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो मोदी जी ने डाली है। मैं कहना चाहता हूँ अभय जी को, रुमाना जी हिमाचल प्रदेश की जनता को ग्रांट कम कर दी कि नहीं कर दी, आपने बताया कि अभय जी आप सुन लीजिए। अब प्रदीप प्रदीप जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। जी प्रदीप, ठीक है। मैं कहता हूँ रुमाना जी, जब बचपन में हम पढ़ाई करा करते थे तो टीचर कहती थी कि बच्चा जब सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब नहीं दे और सिलेबस के बाहर के हर सवाल का जवाब दे तो समझो पढ़ के नहीं आए। आज लगता है कि अभय जी जो है हिमाचल के बारे में पढ़ के नहीं आए, इसलिए हिमाचल के अलावा देश भर की जनता की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं हिमाचल में, एक एक का आंसर करूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति पे 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इनने वादा करा था 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए, 10,000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। जब हिमाचल की जनता के सामने वादा करने गए थे और हिमाचल को कहा था कि ये टॉप 10 रिचेस्ट स्टेट में बनाएंगे, क्या इनने कहा था कि सरकारी कर्मचारी को पैसा नहीं मिलेगा? क्या मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्या केंद्र सरकार में सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो सवाल जवाब ये देना चाहिए अभय जी को कि लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य, उनके परिवार के साथ, दलित परिवारों के साथ, गरीब परिवारों के साथ, मध्यम वर्ग परिवार के साथ इन्होंने खिलवाड़ क्यों करी? क्योंकि सिर्फ झूठ की बात कर रहे हैं, किसान की बात करी। 70 साल तक स्वामीनाथन को इंप्लीमेंट नहीं। सवाल यहाँ पर कई है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल अभय जी आप नहीं दे पा रहे हैं सर। मैं क्या करूं, मैं बार बार आपसे जवाब देना चाह रही थी हिमाचल के संकट को लेकर।